Assalamualaikum. This is Shiraz Bhutto and I welcome you from the platform of Unwinding CSS Academy सरकार। आज के इस इंटरव्यू में जिस पर्सनालिटी के हम आपसे मुलाकात कराएंगे उन्होंने 2022 के CSS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके पूरे बलूचिस्तान में 4th पोजीशन हासिल करके पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप में लोकेशन हासिल की हुई है। इनके अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने 2020 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की हुई है, 2021 के अंदर लॉ के अंदर ग्रेजुएशन की हुई है एंड अगर इसके अलावा अगर इनकी और अचीवमेंट की बात की जाए तो उन्होंने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के भी बहुत से एग्जाम्स जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर माइनॉरिटी अफेयर्स, प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर, लीगल इंस्पेक्टर और इलेक्शन ऑफिसर जैसे एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई किया हुआ है। जब सीएसएस का रिटन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो इनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देखें, फिर हम आते हैं इस पर्सनैलिटी की तरफ कि ये पर्सनैलिटी कौन है और इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। आज सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। तो ये जो वीडियो आपने अभी देखी, इस पर्सनालिटी के अंदर जो पर्सनालिटी हैं, दिस पर्सनालिटी इज़ नन अदर बट दी वन एंड ओनली सर वाहिद बख्श दिनारी। तो चलें उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने इस पूरी जर्नी में कौन से डिफ़िकल्टीज़ एंड अप्स एंड डाउन्स को फेस करके इन सारे टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स को हासिल किया हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक हैं, थैंक यू शिराज भाई फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले इस वीडियो की बात करते हैं। जो वीडियो ये देखी है, ये वीडियो है मेरे रिटन एग्ज़ाम की, जब रिटन का एग्ज़ाम आया था एंड वी वर इन लाइब्रेरी। जब रिज़ल्ट आया और मैंने अपना नाम देखा तो आई कुडंट बिलीव माई आइज़। कुछ मोमेंट तक तो मुझे अपना नाम भूल गया था। वो फीलिंग ऐसी थी कि वो मुझे कभी नहीं भूल सकती। और हम दोस्त थे 4-5 वहाँ पे खड़े थे। यू कैन सी इन दैट वीडियो वी वर रियली सरप्राइज, वी वर रियली शॉक्ड टू सी माई नेम इन दैट लिस्ट। और ये हमेशा हर एस्पिरेंट की एक ड्रीम होती है कि वो अपना नाम उस लिस्ट में देखे जो हर साल लगती है। सो उसके बाद ऑफ कोर्स आई वाज रियली हैप्पी एंड इट वाज रियली एन इमोशनल मोमेंट। उसके बाद सबसे पहली कॉल जो मैंने की वो अपने फादर को की। ऑफ कोर्स ही हैड स्ट्रगल्ड फॉर मी अ लॉट। हमने बहुत सी मुश्किलात देखी, बहुत सी तकालीफ देखी, और बीइंग फ्रॉम बलूचिस्तान यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर everything. So that is why while we were in call, we were discussing our successes, we cried a lot, we cried, our entire family cried a lot over my success. But ये जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे मेरे लिए, और it was really a happy moment. अच्छा सर, इसके अलावा अगर हम देखते हैं आपकी जब जर्नी को, तो 2020 के अंदर आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, 21 के अंदर आपने लॉ में ग्रेजुएशन की, फिर 22 में इतने बड़े एग्जामिनेशन को आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, जहाँ पे लोग दूसरे अटैम्प्ट बल्कि तीसरे अटैम्प्ट तक एंड इतने साल देके इस अचीवमेंट को हासिल करते हैं, बट यू हैव मेड इट इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो ये आपने कैसे अचीव किया? और सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। आई ऑलवेज़ बिलीव कि अल्लाह ताला का काम है कि जिसे चाहे वो नवाजता है। उसके बाद इंसान के हाथ में जो है वो मेहनत है। आई बिलीव जो मेरे शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में इतने सक्सेस मुझे मिले हैं, नॉट ओनली CSS बट आल्सो आई हैव क्रैक्ड वेरियस अदर एग्जाम्स इन BPSC एज वेल। सो उसकी वजह ये थी कि आई वॉज सो मच कंसिस्टेंट इन माई यूनिवर्सिटी लाइफ। आई ऑलवेज से दैट योर प्रिपरेशन फॉर CSS or any competitive exam starts the day when you enter your university. So university के अंदर I did my hard work, वहाँ पर I was consistent, I studied a lot. So उसके अंदर सबसे पहली चीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर की वो ये थी कि I read a lot. I used to be a book reader. I used to read different sort of books including fiction, non-fiction, history, पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से न सिर्फ मेरा नॉलेज बेस इंक्रीज़ हुआ बल्कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट गो टू एनी अकेडमी फॉर इंग्लिश, बट सिर्फ एक टीचर ज्वाइन किया, वो मैं आपको बताऊंगा। बट इससे मेरी रीडिंग बहुत अच्छी हुई, जिससे मुझे चीज़ों के बारे में नो हाउ हो गया। द सेकेंड थिंग इन माई यूनिवर्सिटी वॉज दैट कि आई डिड अ लॉट ऑफ बुक रिव्यूज़, बुक रिव्यू सेशंस, बुक समरीज और स्टडी सर्कल्स।
इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, और ऑफ कोर्स व्हेन यू डिस्कस थिंग्स आपको चीज़ें याद रहती हैं। सीएसएस स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो चीज़ों को पढ़ें तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ लाजमी उसको डिस्कस करें। डिस्कस करने से न सिर्फ आपको याद जल्दी रहती हैं, बल्कि जो कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं होते वो भी क्लियर हो जाते हैं। द थर्ड थिंग वाज दैट आई हैड आ राइट डायरेक्शन। मेरे पास इतने अच्छे डायरेक्शन, सीनियर इतने थे, मेंटोर अच्छे थे। सबसे पहले मैं अपना मेंटोर हाजी जान मोहम्मद को समझता हूँ, उसके बाद शुएब अहमद शेख हैं। तो इन्होंने मुझे वाइल आई वाज इन यूनिवर्सिटी दे सॉट मी के कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, क्या करना है, हाउ टू गो फॉर सीएसएस, आपने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सीएसएस की मंजिल को पार करना है। सो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सो दैट इज़ वाई आई क्रैक्ड इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। अच्छा सर, जब हम सीएसएस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स जो हैं 11 सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको एक तरफ करते हैं और ऐसे को दूसरी तरफ रखते हैं, तो इस सब्जेक्ट को इतना मुश्किल समझा जाता है। तो हमें ये बताएं कि आपने इस सब्जेक्ट को कैसे क्रैक किया, और वो जो एस्पायरेंट इसको बहुत मुश्किल समझते हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रेटजीज बता के आसान कर दें कि वो इस पेपर को कैसे क्रैक करें। जी, सबसे पहले तो इस मिथ को हमें ख़त्म करना है कि इंग्लिश ऐसे में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करने हैं, डिफ़िकल्ट वोकैब्स यूज़ करने हैं, आपको एक्सप्रेसिव इंग्लिश होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि शेक्सपियर भी कब्र से उठ के आपको शाबाशी दे ऐसे, कि आपकी इंग्लिश, आई ऑलवेज़ बिलीव कि आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि पढ़कर समझ आ जाए। ज़रूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा वोकैब लगाने की, वर्बॉसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू राइट सिंपल, इतना सिंपल लिखें कि एग्ज़ामिनर को समझ आ जाए। वो ये नहीं देखते कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, वो ये एग्ज़ाम में देखते हैं कि आप कितना सही इंग्लिश लिखते हैं। तो इस वजह से जितनी आप सही इंग्लिश लिखने की कोशिश करेंगे, मिस्टेक्स के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। द सेकंड थिंग इज़ दैट बहुत से लोग इस वजह से भी फेल होते हैं, वो इंग्लिश को ख़ुद से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली ऐसे को। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपका एक मेंटोर होना बहुत लाजमी है। For me, that mentor was Madam Salma in Lahore. She taught me how to do it. She taught me the very beneficial way और very short ways, short tricks, जिसकी वजह से ऐसे ना सिर्फ अच्छे तरीके से हो सकता है बल्कि पास भी हो सकते हैं। उन्होंने मेरे कमज़ोरियों को, मेरे जो स्ट्रेंथ हैं उनको बताया, जिससे मेरे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, आई गॉट माई ऐसे चेक फ्रॉम हर, सो जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एंड एस्पिरेंट्स से भी यही तवक्को मैं करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू शुड take a mentor for your essay. Unless you take a mentor, unless you go to a mentor for CSS essay, you cannot ace that essay. It, of course, किसी का निकल जाता है, but it becomes really hard for the aspirants without going to a mentor for essay. अच्छा सर, इस ऐसे के बाद ही अगर किसी सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो आता है प्रेसिएंट कॉम्पोजिशन का सब्जेक्ट, जहाँ पे ग्रामर भी वो भी आपकी जो नॉलेज है वो भी टेस्ट किया जाता है और बाकी चीज़ें भी ट्रांसलेशन के साथ ही चेक की जाती हैं। तो इस पेपर के हवाले से बताएं कि इस पेपर को कैसे टैकल किया जाए। जी शिराज, मैं समझता हूँ कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके 1 महीने या 2 महीने में नहीं हो सकते। फॉर मी, आई ट्राई टू कवर दैट इंग्लिश कंपोजिशन पेपर वाइल आई वाज इन माई यूनिवर्सिटी। मैं क्या करता था, और एस्पिरेंट्स भी ये कर सकते हैं, कि आई यूज़ टू डू वोकैब ऑन डेली बेसिस, ईडियम्स ऑन डेली बेसिस, करेक्शंस, ट्रांसलेशन, और ये जो प्रेपोजिशन है ये डेली बेसिस पर अलग रजिस्टर बना के 5-5 या 10-10 की फॉर्म में मैं हमेशा करता था, जिससे ये हुआ कि एक अच्छी सी फाइल कंपाइल हो गई एंड आई गॉट टू रिवाइज इट एवरी वीक। सो जिससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी वोकेबलरी बैंक बढ़ गई और मुझे वोकैब का जो 20 नंबर का पोर्शन है उसमें मैं बहुत अच्छे से उनको टैकल करने लग गया था और उससे मुझे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इस वजह से ज़रूरी है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसको 2 से 3 माह दें और एक्सटेंसिवली इसको आहिस्ता आहिस्ता करें, न कि जल्दबाजी के अंदर कोई आपने मखसूस चीज़ या मखसूस बुक वोकैब के लिए पकड़ी और आपने करना स्टार्ट कर दी। तो ज़रूरी है कि इसको एक्सटेंसिवली आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सोर्सेज से किया जाए ताकि ये सब्जेक्ट आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाए।
अच्छा सर, 2022 जिसमें आप भी अपीयर हुए और क्वालिफाई किया है, इस साल के अंदर देखा गया कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा हिट हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स ने इसमें यहाँ तो बहुत ही कम मार्क्स लिए हैं, यहाँ तो इस सब्जेक्ट को फेल किया हुआ है। बट आपकी कंपैरेटिवली मार्क्स देखी जाएँ तो बहुत अच्छी मार्क्स हैं, तो आपकी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी थी इस सब्जेक्ट के अंदर के जिस साल हिट हुआ है उस साल भी आपकी मार्क्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छी आई हैं? जी अलहमदिल्ला मेरे 36 मार्क्स हैं पाकिस्तान अफेयर में, एंड आई बिलीव कि मेरे नंबर इसलिए आए हैं कि आई रोड द पेपर वेरी वेल और आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय पेपर। अनफॉर्चुनेटली 36 मार्क्स है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी फॉर इट। उसकी वजह यह है कि आई यूज्ड अ लॉट ऑफ रेफरेंस इन माय पेपर ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी लाइफ। आई यूज्ड टू रीड ऑन इंडो पाक हिस्ट्री, ये मेरा फेवरेट एरिया था और इस पर मैंने काफ़ी बुक्स पढ़े थे, बीट क्रिस्टोफ जेफरलॉट, स्टीफन पी कोहन, एनाटोल लेविन और एनी अदर ऑथर। पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री पर जितने भी ऑथर्स थे समहाउ मैंने वो कवर कर लिए थे। तो वो सारे वन वे और अदर मैंने पाकिस्तान अफेयर के अंदर वो रेफरेंसेस यूज़ किए थे, वो कोटेशंस मैंने याद की थी और वहाँ पे लगाए थे, जिसकी वजह से मार्क्स मेरे अच्छे आ गए। तो जब तक एक सवाल के अंदर यू डू नॉट ऐड कोटेशंस, रेफरेंसेस और एग्जाम्पल्स, आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। अच्छा सर, इससे थोड़ा आगे चलें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का मरहला आता है, तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि जनरली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने वक्त, ऑप्ट करने वक्त कौन सी चीज़ें एस्पायरेंट्स को माइंड में रखनी चाहिए, और जैसा कि आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और उसमें आपकी मार्क्स भी बहुत अच्छी हैं, तो उसके हवाले से भी कैंडिडेट्स को गाइड कर दें कि पॉलिटिकल साइंस को कैसे लेके चलना चाहिए इस तैयारी के अंदर। सबसे पहले तो आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ये देखें कि आपका मेजर किस में है, राइट। माय बीएस ऑनर्स वाज इन पॉलिटिकल साइंस, सो दैट इज़ व्हाई आई ऑप्टेड फॉर पॉलिटिकल साइंस। 200 मार्क का ये हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, कौन से बुक्स आपको पढ़ने में हेल्प मिलती है और कौन से बुक पढ़ने से आप बोर होते हैं। मे भी कोई इस तरह का आसान सब्जेक्ट भी हो और लेकिन आपका उसको पढ़ने का दिल ना करे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस वजह से आप इंटरेस्ट के फैक्टर को भी सामने रखें। तीसरी चीज़ ये है कि आप सिलेबस और पास्ट पेपर को भी देखें जब आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं। व्हेन यू आर ऑप्टिंग सब्जेक्ट, तो आप ये देखें कि पास्ट पेपर में जो सवाल आए हैं वो आपसे हल हो सकते हैं या नहीं, टैकल हो सकते हैं या नहीं। थोड़े अपने माइंड को थोड़े पूछें कि अगर मैं ये एग्ज़ाम में बैठकर ये सवाल करूं तो अगर ये थोड़ा बहुत भी हो जाए तो इट मीन्स आप कर सकते हैं अगर तैयारी हो जाए। तो ये फैक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेंड को भी देखा जाए। आप देखें कि यूएस हिस्ट्री में इस बार बहुत, पिछले 3-4 सालों से यूएस हिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स हैं। उसकी वजह यह है कि पहले यूएस हिस्ट्री बहुत अच्छे मार्क्स देती थी, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों से यूएस हिस्ट्री में इतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं। फॉर मी, आई स्टडीड यूएस हिस्ट्री अलॉट। मैंने एलन ब्रिंकले की बुक्स पढ़ी 2-3 और फॉरेन राइटर्स थे उनकी बुक पढ़ी, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट यूएस हिस्ट्री, बट आई गॉट वेरी लो मार्क्स अराउंड 45। तो आप देखें, मेरा इंटरेस्ट था लेकिन मैंने ट्रेंड को नहीं देखा, तो मुझे यहाँ पर कोई इशू क्रिएट हो गया कि मेरे लो स्कोर आ गए इसके अंदर। सो आई पर्सनली बिलीव कि आप ये एक फैक्टर को सामने ना रखें व्हेन यू ऑप्ट योर ऑप्शनल। बाकी सारे फैक्टर्स को अगर आप सामने रखेंगे तो आप अच्छे से ऑप्शनल ऑप्ट करके आप अच्छे स्कोर भी ले सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस में इसलिए मेरे अच्छे स्कोर हैं अराउंड 135, वो इसलिए हैं कि आई हैड बीएस ऑनर्स इन इट, और बीएस ऑनर्स के दौरान मैंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बुक्स पढ़े थे। एज आई सेड अर्लियर कि आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो बुक्स पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उस बुक से मैं नोट्स बनाता था, फिर वहाँ से नोट्स से ऑफ कोर्स यू राइट कोटेशंस एज वेल। कोटेशन लिखने से मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए, वही कोटेशंस, वही नोट्स मैंने, रेफरेंसेस मैंने पॉलिटिकल साइंस में यूज़ किए, जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो ये किया जा सकता है कि अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपके पास रेफरेंसेस हैं और आपके पास कोटेशंस हैं, तो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके 70+ मार्क्स गारंटीड हैं। अच्छा सर, इस रिटन पोर्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू की जब बात की जाए, जैसे आपने भी बहुत ही अच्छा स्कोर इंटरव्यू के अंदर किया है, 175 प्रोबेबली, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो इंटरव्यू के हवाले से हम गाइड करें एस्पायरेंट्स को, इंटरव्यू में कैसे हाईएस्ट स्कोर लिया जा सकता है?
जी, interview is all about your practice. While I started preparing for my interview, my English was really weak और communication skills बहुत weak थे. So what I did was to communicate English. मैंने अपना रूल बना लिया था कि अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते मैंने इंग्लिश बात करनी है, वो चाहे उर्दू में बात करें, सिंधी में बात करें, बलूची में बात करें, मैंने उर्दू में इंग्लिश में बात करनी होती थी। तो इससे मुझे 3 से 1 तो मेरा इंटरव्यू बहुत लेट हुआ और आखिर में हुआ मुझे 6 महीने मिले, तो मुझे तैयारी करने में भी आसानी हुई और मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिला। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे मॉक्स और आपके जो फ्रेंड, आपके जो दोस्त मॉक्स लेते हैं आपसे, मेरे केस में ये था कि मेरे 2 दोस्त थे, मोहम्मद ज़फ़र और कलीम नवाज़। वो इस तरह के दोस्त थे कि सुबह को 45 मिनट्स का मॉक लेते थे और शाम को 45 मिनट्स का मॉक लेते थे, और ये सिलसिला 3 से 4 महीने तक डेली बेसिस पर चलता रहा। आखिर में मैंने पैनल मॉक अकेडमीज़ में दी थी, लेकिन जो मेजर पोर्शन था दे यूज़ टू टेक मॉक्स फ्रॉम मी। तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी हेजिटेशन ख़त्म हो गई, मुझे कॉन्फिडेंस मिला और ज़ाहिर है सवाल को टैकल करना, सवाल को आर्टिकुलेट करना मुझे आ गया कि किस क्वेश्चन को कैसे आर्टिकुलेट करना है। और मेजर पोर्शन ऑफ द इंटरव्यू मेरा उन मॉक से था जो मेरे दोस्तों ने लिए थे। तो ये मुझे फ़ायदा हुआ, इस वजह से आई स्कोर्ड 175 एंड आई एम द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन बलूचिस्तान। सो आई स्कोर्ड हाई इन इंटरव्यू। अच्छा सर, लास्ट में कोई एस्पेरेंट्स के लिए, स्पेशली वो जो ऐसे बैकवर्ड एरिया से होते हैं, स्पेशली फ्रॉम बलूचिस्तान, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, वो अगर इस फील्ड की तरफ आना चाहें तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, फॉर द स्टूडेंट्स एंड एस्पेरेंट्स ऑफ बलूचिस्तान आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप सारी ज़िंदगी कंप्लेन करें, सारी ज़िंदगी रोना रोए कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे पास इस तरह के कोई अच्छे इदारे नहीं है जहाँ से हम तैयारी कर सकें। लेकिन आपके पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है, एक दूसरा दरवाज़ा भी है जहाँ पर आप ख़ुद अपने बलबूते पर तैयारी कर सकते हैं। आई नो पर्सनली माई फ्रेंड जो बग़ैर किसी एकेडमी के, बग़ैर किसी मेंटोर के, बग़ैर किसी कहीं बलूचिस्तान से बाहर जाए हुए बलूचिस्तान में तैयारी करके वो पास करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। अपने मेंटोर से हेल्प लें, अपने दोस्तों से हेल्प लें, अपने टीचर से हेल्प लें, बट स्टडी वेल। अगर आम बंदा 8 घंटे पढ़ता है तो आपको 12 घंटे पढ़ने हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बलूचिस्तान, बीइंग एस्पिरेंट फ्रॉम बलूचिस्तान, अगर आम बंदा 10 घंटा पढ़ता है तो यू हैव टू स्टडी 14 आवर्स अ डे। द सेकेंड पार्ट इज़ दैट कि एस्पिरेंट को मैसेज ये करना चाहता हूँ कि आप लोग सारा दिन पढ़ते हैं। आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड कि लाइब्रेरी के अंदर सारा दिन एस्पिरेंट्स बैठते हैं, वो पढ़ते हैं लेकिन वो लिखते नहीं हैं। वेदर इट इज़ इंग्लिश ऐसे, वेदर इट इज़ एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, लिखने में बहुत कोताही करते हैं। इफ़ यू नॉट राइट वेल यू विल स्कोर, यू वॉन्ट स्कोर वेल। सो इससे आपके स्कोर बहुत अफेक्ट करेंगे और आपको सब्जेक्ट फेल करने के चांसेस भी बहुत होते हैं। सो not only you have to practice personally, but you have to give mocks. The importance of mocks is really high in CSS. आपको it plays a very vital role. आपको अगर CSS में अच्छे स्कोर लेने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने हैं। मॉक्स से आपको टाइम मैनेजमेंट मिलता है, मॉक्स से आपको पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स मिलते हैं, और मॉक्स से आपको डूज एंड डोंट्स पता चलते हैं अपने कि मेरी तैयारी कहाँ आप स्टैंड आउट कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपके तैयारी को बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड अप कर सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपके पास चांसेस बढ़ सकते हैं कि आप इंशाल्लाह पास हो जाएं CSS के अंदर। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो दिस वाज सर वाहिद बख्श। इंशाल्लाह ताला किसी और इंटरव्यू में फिर किसी और पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। थैंक यू।